नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। निगरानों का एजेंडा क्या है और सिंध के अंदर अब रेंजर्स ने हतमी ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। इन दोनों मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे पास प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद होंगे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका बहुत शुक्रिया, ऑलरेडी मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम उम्मीद करते हैं कि ख्वाजा इजरारुल हसन और नासिर हुसैन शाह बिलतरतीब MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की तरफ हमें रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रोग्राम में अपने अपने ख़यालात के साथ। पाकिस्तान में इन मामलात के साथ जुड़े हुए दूसरे मामलात क्या हुए, आइए देखते हैं। 13 माह में 50 से ज़ायद समातें करने के बाद चीफ जस्टिस बंदयाल के नैब तरमीम पर शॉर्ट एंड स्वीट फैसले का इंतजार हो रहा है। निगरान वजीर आजम कहते हैं कि उनकी हुकूमत को कोई डिक्टेट नहीं कर रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल का सदर अलवी से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा, 9 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। चौधरी परवेज हिलाई रिहाई के बाद एक मरतबा फिर गिरफ्तार। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक सिंध में अगली हुकूमत MQM और GDA की होगी। ओपन मार्केट में $5 सस्ता, जबकि इंटरबैंक में ₹1.5 इजाफे के बाद ₹307 पर। आइए नाज़रीन, बात का आगाज़ करते हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब से, निगरान वज़ीर इत्तलाआत। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि कितनी न्यूट्रल है वैसे आपकी हुकूमत, निगरान हुकूमत जो है? हम मुकम्मल तौर पर जानिबदार हैं, न्यूट्रल नहीं हैं आइन के साथ और आइनी प्रोसेस के साथ। तो आप न्यूट्रल नहीं हैं, जानिबदार हैं आइन के साथ, और आइन कहता है कि आप बतौर निगरान मुकम्मल तौर पर एपॉलिटिकल होंगे। जी, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कि जो जिन सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुनाक़शा होना है उसमें हम किसी एक ग्रोह की तरफ नहीं। लेकिन आपके जो स्टेटेड व्यूज़ हैं बड़े क्लियर हैं, आप बहुत एंटी PTI रहे हैं। आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत एंटी PTI रहे हैं। आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो बहुत एंटी PTI रहे हैं, और अभी भी सिटिंग सेनेटर हैं। ही इज़ राइट, ही सिटिंग मिनिस्टर सेनेटर, राइट? देखें, हम सब लोग आज जहाँ मौजूद हैं कहीं से गुज़र के आए हैं। आपका भी एक सफ़र है, मेरा भी एक सफ़र है। मैं सिर्फ ये आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस दिन मैंने हल्फ उठाया इस मुल्क के आइन के तहत, मैं उस आइन के हल्फ की पासदारी करूँगा। ये पहले दिन मैंने ट्वीट में बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि आज से लेकर मुझे आप मेरे किरदार पर जज करें, मेरे माजी पर जज ना करें। तो माजी में तो हमने बचपन में भी, जवानी में बहुत सारी चीज़ें की हैं। लेकिन आपको कन्विंस करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपके अल्फाज जो हैं वो आपसे मुराद ज़ाती तौर पर नहीं, आपकी हुकूमत जो है वो अमाल में तब्दील होते हैं। तो जब आपके इंटीरियर मिनिस्टर, आपसे बात हटा के इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो एक सिटिंग सेनेटर हों और अभी भी उनके सामने उनकी जमात की एफिलिएशन लिखी हो वेबसाइट के ऊपर, तो दैट डजंट साउंड वेरी न्यूट्रल, डज इट? देखें, हमारी मुल्क की जो वेबसाइट्स हैं वो कितनी अपडेटेड हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने जहाँ तक सुना था, और ये मुझे ये मेरी बात पर एतबार कीजिए कि मैंने अभी उनसे ख़ुद भी ये पूछना है कि, क्योंकि मैंने सुना था कि वो सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दे देंगे। अब मुझे सुना था, मतलब आपके पास 14 तो लोग हैं, अब काबीना की मीटिंग्स होती हैं, तो कहीं वो किसी और मुल्क में तो नहीं है, आपके अपने कोलीग हैं, तो आपने उनसे पूछा नहीं बराह रास्त? आपने मेरी प्लेट पर इतना सामान रख दिया है कि मेरी बीवी पूछती है कि आपको ये धक्का किसने दिया। ठीक, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ सच बोल रहा हूँ कि मैंने सुना कि शायद वो इस तरह से करेंगे। मैं उनसे पूछकर आपको बताऊँगा कि उनका क्या इरादा है। लेकिन आइन, उनको रिज़ाइन करना चाहिए नहीं? अब आपने चूँकि आइन की बात की, आपने आइन के साथ हल्फ की बात की, पासदारी की बात की, तो उनको रिज़ाइन करना चाहिए बतौर सेनेटर या नहीं? देखिए, मैं अपने बारे में तो बहुत यकीन और वसूख से कह सकता हूँ। अभी आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जो हुकूमत है वो एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, लेकिन मैं कानूनी माहिर की टोपी पहनना नहीं चाहता आपके सामने। ठीक, मुझे यकीन है कि वो जो मुल्क का आइन और कानून जो कुछ कहेगा उसके तहत ही चलेंगे। तो असूली तौर पर वैसे उनको रिज़ाइन करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि मैं अपने उसूल उन पर लागू ना करें, बल्कि मुल्क के जो उसूल और कानून हैं वो उन पर लागू सेटअप ए पॉलिटिकल होना चाहिए,
वो तो आइन कह रहा है ना, तो आप कोई ऐसी बात तो आप इज्तनाब क्यों बरत रहे हैं स्टैंड लेने पर, जो आइनी स्टैंड है कि ये पॉलिटिकल होना चाहिए? देखें, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि न सिर्फ हमारी जो काबीना और वज़ीर आज़म, हम तमाम लोग किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे, किसी को फ़ायदा नहीं देंगे, किसी को नुकसान नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा वो तो फिर अमाल ने साबित करना है। तो जब जी बिल्कुल, पार्टी एफिलिएशंस वेबसाइट्स पर भले वो पुरानी वेबसाइट्स हो, अपडेटेड ना हो, और अगर इंटीरियर मिनिस्टर की वेबसाइट अपडेटेड नहीं है उनके प्रोफाइल की, तो फिर तो हैरानी की बात है। पर लेट्स मूव ऑन। अभी हम ओपनिंग में देख रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब का एक बयान चल रहा था कि उनको कोई डिक्टेट नहीं कर रहा, वो फौज के हवाले से बात कर रहे थे। तो अब ज़रा बता दें कि उनका बयान है क्या, क्योंकि फिर वो बयान जो होता है फिर उसकी वजाहत होती है। तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि ये बयान है क्या, कि उनको कोई डिक्टेशन नहीं मिल रही, अभी तक कोई उनका ऐसा तजर्बा नहीं, बयान क्या है ये? असल में जो कुछ कहा उन्होंने वो गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से उनकी गुफ्तगू थी, उसमें एक सवाल था, उसके जवाब में मैंने कहा, और वो ऑन रिकॉर्ड है, वो उसकी वीडियो मौजूद है, वो आप ख़ुद भी देख सकते हैं। लेकिन उसका जो तनाजुर है वो यही है, जब उनसे पूछा गया कि जी आपको कोई डिक्टेशन तो नहीं दे रहा, और फिर मुख्तलिफ जो इनिशिएटिव्स थे उनका जिक्र किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये एक हकीकत है कि हमारे जो सिविल इदारे हैं वो बावजूद तारीख़ी वजूहात हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे कुछ इदारे ज़्यादा तगड़े हैं और अभी तक उनको किसी किस्म की डिक्टेशन नहीं मिल रही। ये अलबत्ता है कि कुछ मौके ऐसे आए जिसमें अगर वो इन बारीकियों में पढ़ते कि सिविलियन डोमेन कौन सा है, मिलिट्री का डोमेन क्या है, तो शायद नुकसान हो जाता, जैसा कि उन्होंने वो कोहिस्तान के उन जो रेल जो बच्चों की जो बाजियाबी थी उसका जिक्र, चेयर लिफ्ट का जो हादसा, चेयर लिफ्ट का, और जो हादसा वो सानहे बदलने से खुदा का शुक्र है बच गया जी जी उसका। लेकिन वो क्यों मिल रहे हैं फॉरेन मीडिया के साथ? उनके मैंडेट में तो इस किस्म का इंटरेक्शन आपके ख्याल में जचता है उनको? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ भी मिलते हैं, वो क्यों कर रहे हैं ये? हम गैर जानिबदार, सियासी तौर पर गैर जानिबदार हुकूमत और निगरान हुकूमत ज़रूर हैं, लेकिन हम हुकूमत हैं, और उस हुकूमत के हवाले से बहुत सारी जो पॉलिसियाँ हैं उनकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है, मुल्की मीडिया के साथ भी और गैर मुल्की मीडिया के साथ। मतलब कौन सी पॉलिसियाँ, कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जो आपने फॉरेन मीडिया के ज़रिए पहुँचानी है? क्योंकि निगरान सेटअप का तो बड़ा वाज़ेह है मैंडेट के डे टू डे गवर्नेंस के अंदर इन्वॉल्व है। जो अमेंडमेंट्स हुई उसके बाद कुछ और चीज़ें बीच में सामने आ गई, हम उसको भी ज़ेर बहस ला सकते हैं, लेकिन डे टू डे गवर्नेंस का फॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्शन, देखें, पब्लिसिटी का शौक है क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को? मेरा नहीं ख्याल है कि उनको पब्लिसिटी का शौक है। मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से बैनुल अक़वामी मीडिया में बहुत सारे तनाज़ात, ख़बरें, चीज़ें चलती हैं जिनमें कई दफ़ा गलत ख़बरें भी होती हैं, तो उनको दूर करने का सबसे बड़ा जो अहलकार है वो मुल्क वज़ीर आज़म है, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं। तो क्योंकि उनकी तरफ से भी बहुत सारी दरख्वास्तें थीं और ख्वाहिश थी कि वो सुनना चाहते थे नए निगरान वज़ीर आज़म को। क्या सुनना चाहते थे उनसे? उन्होंने निगरानी करनी है, आपने खुद बताया कि महदूद आपका मैंडेट है, वो क्या सुना सकते हैं उनको ऐसी चीज़ जो बैनुल अक़वामी तौर पर ऑफ इंटरेस्ट हो? बहुत सारे सवालात थे, अगर आप वो 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो देखें तो बहुत सारे सवालात थे जो बैनुल अक़वामी मीडिया के नुक्ता नज़र से जवाब तलब थे, और हमारा ख्याल ये था कि वज़ीर आज़म को उनको उनका जवाब देना चाहिए। इसी वजह से वो मुल्की मीडिया को भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म निगरान होने का मतलब ये नहीं है कि हमने मुंह पे टेप लगा ली है। जो मसाइल होंगे उनकी ज़िम्मेदारी भी लेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, और फैक्ट और फिक्शन अगर आपस में मिल जाए तो उनको अलग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। मुंह पर टेप तो बिल्कुल नहीं लगी, वो तो हमें पता है, लेकिन कम से कम जो हाथ हैं वो चीनी के बहरान के हवाले से बंधे हुए हैं। आप के आते ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी वजह से हुआ है, लेकिन आपके आते ही चीनी बहुत आगे चली गई है। अब तो मुझे आज की प्राइस कोट करते हुए भी ज़रा शर्मिंदगी होती है, होता सुबह कोई और प्राइस हो। पेट्रोल का तो हमें समझ आता है, वो तो IMF के माहदे के साथ जोड़ते हैं, डॉलर्स की स्मगलिंग भी चले आपके खाते में नहीं डालते हैं, लेकिन ये तो डे टू डे गवर्नेंस के अंदर कम से कम ये चीज़ आपको करनी थी जो आपने नहीं की। मैं इस हकीकत को तस्लीम करता हूँ कि पिछले चंद दिनों में
चीनी की कीमतें आसमान की तरफ गई हैं। और अगर आप माहिरीन से गुफ्तगू करेंगे जिनको पता है कि ये कैसे काम होता है, तो वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। वो आपको कार्टलाइजेशन के बारे में भी बताएंगे, वो आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में भी बताएंगे, वो आपको जो सट्टेबाजी है उसके बारे में भी बताएंगे, वो आपको स्मगलिंग के बारे में भी बताएंगे। और अगर आप सियासी जमातों से गुफ्तगू करेंगे तो आपने दो बड़ी सियासी जमातों की एक दूसरे पर जो गोलाबारी है वो भी आपने देखी होगी। लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि हम देखें कि जी कौन सी सियासी जमात क्या कह रही है। ये एक मसला हमारे दरवाज़े पर है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है उसको हल करना। और इस हवाले से जो एक दो रोज़ के अंदर जो मुसलसल मीटिंग्स हुई हैं उसमें मुझे वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है और एहलकारों ने कि अगले चंद घंटों में, अगले दिनों में इन तमाम उमूर को जो हमारे बस में है, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो सट्टेबाजी हो, चाहे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, चाहे जो प्राइस गाउजिंग है, जो कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनका मेल फंक्शनिंग, इस पर हम आपको अमलन दिखाएंगे। तो आपको वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर यकीन है? जी मुझे बिल्कुल यकीन है। वरना उन्होंने आज यकीन दहानी करवाई आपको? जी आज भी और कल भी, लेकिन आज खास ज़्यादा करवाई। उन्होंने करवानी थी क्योंकि इससे पहले आर्मी चीफ जो हैं वो मुलाकातें कर चुके हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ और उन्होंने एग्जैक्टली ये बातें की हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ज़ाहिर है उसी को एको करना था। तो आर्मी चीफ ने जब ये मुलाकातें की, क्योंकि आर्मी चीफ जो हैं वो वजारत दिफा के नीचे आते हैं और आपके पास एक वज़ीर दिफा भी हैं, है ना? जी बिल्कुल है। विजिबल नहीं है ज़्यादा लेकिन हैं तो ज़रूर। वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो वज़ीर हैं दिफा के वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते। हाँ, ख्वाजा आसिफ थे, खैर उससे पहले वाले भी थे, लेकिन ज़रा वो सियासी वज़ीर दिफा थे। तो ये आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिया कि वो बिजनेस कम्युनिटी से बात कर रहे हैं या नहीं? मेरी मालूमात के मुताबिक हाँ। उन्होंने बताया कि मैं आज 50 बंदों से मिल रहा हूँ, मैं आज 60 बंदों से मिल रहा हूँ, मैं पूरा रोड मैप सामने लेके आऊँगा। ये तमाम बातें प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बताई। मेरी मालूमात के मुताबिक वज़ीर आज़म को बिल्कुल मालूम है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ कि ये जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो मार्केट के लोग हैं, इकॉनमी के लोग हैं, इनसे मिलने की शुरुआत वज़ीर आज़म काकड़ ने की। मेरे ख्याल में जैसे ही हल्फ लिया उन्होंने, जब वो कराची के दौरे पर गए, मैं भी उनके साथ था, तो पहली ही रात गवर्नर हाउस में एक लार्ज गैदरिंग जो थी बिजनेसमैन की, क्योंकि कराची जो है वो इकॉनमी का हब है, तो वहाँ जो मसाइल हैं वो उसके हवाले से कोई 2-2.5 घंटे की उनकी मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म का तो मिलना हमें समझ आता है, लेकिन आर्मी चीफ का मिलना? देखें, अगर मुल्क मुश्किल में है तो एयर चीफ क्यों नहीं मिलते, तो नेवल चीफ क्यों नहीं मिलते? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसके तहत आर्मी चीफ को ही मिलना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ताकत और जो तजर्बा है कहाँ कहाँ है हमारे रियासती निज़ाम में, उसके बारे में आपको आगाह करना मेरे लिए शर्म की बात है। आपने उससे कहीं ज़्यादा कह दिया जो मैं कह रहा था ये बयान देने के बाद। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, वो सिर्फ एक इंगेजमेंट नहीं थी, एक पूरा आपको एक पॉलिटिकल मैप नज़र आता है जिसके अंदर सियासी जमातों के अंदर कुछ लोग करप्ट हैं, कुछ लोग करप्ट नहीं हैं। बाज़ लोगों के नाम भी ट्वीट हुए कि इनका नाम लिया गया, उसका डिनाइल नहीं आया ISPR की तरफ से, और बताया गया कि बैनुल-अक़वामी तौर पर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हम ला रहे हैं और अपनी कमिटमेंट की बात की गई। वो पूरा एजेंडा था। तो ये तमाम डिस्कस हुआ था निगरान हुकूमत वज़ीर आज़म के साथ? देखें, वज़ीर आज़म के साथ कौन सी बातें ज़ेर बहस आई हैं, मुझे उसके बारे में मुकम्मल आगाही नहीं है। ठीक, तो इसलिए मैं उन तफसीलात में नहीं जा सकता। लेकिन जो SIFC है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें किसका क्या रोल है, तो उसमें बहरहाल एक रोल है पाकिस्तान आर्मी का। तो उस हवाले से वो कुछ अगर कहते हैं तो उसको एक तरह का लीगल कवर जो है वो भी हासिल है, वो मौजूद है। और पिछली हुकूमत ने ये फोरम बनाया, और इससे पहले भी खान साहब के ज़माने में भी वो भी बना था। काबीना डिवीजन, कैबिनेट डिवीजन के ज़रिए एक बाकायदा जारी किया गया था। जनरल बाजवा उसके मेंबर थे। वज़ीर आज़म साहब जो है वो फ़ौज की बात बहुत करते हैं। फ़ौज में कोई फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, दिफाई बजट दे रहे हैं, हुकूमत और फ़ौज बाहमी एहतराम से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, सिक्योरिटी माशी हालात पर हम साथ काम कर रहे हैं,
फ़ौज मामूली अंदाज से भी अपने हद से तजावज़ नहीं करती, इसके लिए तो ISPR होता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों इतनी बात करते हैं फ़ौज की? देखें, जब वज़ीर आज़म से कुछ सवाल किया जाएगा और इस तरह के पॉइंटेड कुछ से कि मेरी डोमेन नहीं है, आप मुझसे इंतखाबात के बारे में पूछे, डे टू डे गवर्नेंस के बारे में पूछे, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज है, ये क्यों पूछ रहे हैं? ये आपका ख्याल है कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए? वज़ीर आज़म ने सिर्फ इस वजह से, वैसे तो हम उनको चाहते हैं, जब प्रोग्राम में बुलाया करते थे, जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो हम उनसे ज़्यादा बातें सुनना चाहते थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो अपनी निगरान हुकूमत होने की जो हदूद व क़यूद है उसके अंदर रह के हमें नज़र आएँ। मेरे ख्याल में वो जो हदूद व क़यूद हैं निगरान वज़ीर आज़म की, अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक उसी के अंदर हैं, और मेरी उम्मीद और आपकी तवक्कुआत भी यही होनी चाहिए कि वो उसी में रहे। सिंध में ऑपरेशन का आगाज़, हमने ख़बरें आज सुनी है, जो रेंजर्स ने डाकुओं के ख़िलाफ़, माफियाज़ के ख़िलाफ़, कब्ज़ा ग्रुप के साथ, इसमें इनपुट है निगरान हुकूमत की? देखें, आपसे बेहतर किसी को नहीं मालूम कि रेंजर्स कैसे ऑपरेट करती हैं। 1989 से जब चौधरी एतजाज़ अहसन वज़ीर दाखिला थे, उस वक्त से रेंजर्स सिंध के अंदर ऑपरेट कर रही है, और वो सूबाई हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर नहीं करती। बट इट्स अ फेडरल फोर्स। इट इज़ अ फेडरल फोर्स, लेकिन उसकी रिक्विजिशनिंग, उसकी एक्सटेंशन, तैनाती, और अगर सूबाई हुकूमत ना चाहे तो वो नहीं रह सकती, ये भी है। मेरे पास इस नए ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि आपने ख़ुद भी बताया कि आज की बात है, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। ये बेहतर होगा कि मैं जो दुरुस्त मालूमात है वो लेकर आपसे आप तो सारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सिंध से आपका खमीर है माशाल्लाह। वहाँ पर इतनी बड़ी एक एक्टिविटी होने वाली है जिसके सियासी नताइज भी निकल सकते हैं, जिसका बराह रास्त ताल्लुक निगरान हुकूमत के मैंडेट से है। तो कहाँ हम तवक्को करते हैं कल आप मालूमात लेके कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताएंगे कि क्या होने वाला है? देखें, अगर इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी तो हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, जिनके बराह रास्त, जिनकी निगरानी में पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जो सूबाई हुकूमत है, उनको करना होगा। बाकी एक सपोर्टिव रोल में मेरे पास जो मालूमात होगी वो आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। बिल्कुल। आखिर में मोहतरम MBS साहब तशरीफ़ ला रहे हैं 9 को पाकिस्तान में? मेरी मालूमात में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। विज़िट आपके ख्याल में अभी नहीं है? ज़रा अगर आपके पास नहीं मालूमात, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर चीज़ का इल्म हो। शायद वज़ारत ख़ारजा को या वज़ीर आज़म हाउस को उसका इल्म हो और वो मालूमात अब तक मुझ तक ना पहुँची हो, ये मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात निगरान हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए मुर्तज़ा सुलंगी हमसे बात कर रहे थे। आइए नाज़रीन, हम आपको अब सिंध लिए चलते हैं, जो एक नया सियासी और इंतज़ामी अखाड़ा बनते हुए नज़र आ रहा है। वहाँ पर जमातें ज़ोर लगा रही हैं। MKM की तरफ से बयान ये है कि उनकी और GDA की मिलकर अगली हुकूमत बनेगी। साथ ही ये भी खबर है, जिसके ऊपर अभी निगरान वज़ीर इत्तलात हमसे बात कर रहे थे, कि रेंजर का ऑपरेशन भी शुरू होने वाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है इन मामलात के ऊपर। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर कोने से लगाने की कोशिश की गई तो अपना सियासी मसल दिखाएगी। नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया। और MKM पाकिस्तान की तरफ से उनके सीनियर लीडर ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया। नासिर साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सेंस है कि अब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का जोर टूट जाएगा, MKM का बयान आपने देख लिया होगा, नून लीग की तरफ से तलाल चौधरी साहब भी वहाँ पे सिंध में मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि क्या आप परेशानी आपको होनी चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी बिल्कुल, कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। और इलेक्शन जो है जब होंगे तो आप देख लीजिएगा कि जो रिज़ल्ट आएंगे, और हम बहुत पुरुमीद हैं। और इस तरह की जो भी इत्तेहाद हैं और इस तरह की बातें हमेशा इलेक्शन से पहले होती रही हैं। 2008 हो, 2013 हो, 2018 हो, और फिर ज़ाहिर है अब 2023 है। और जब इलेक्शन होंगे तो हम नहीं समझते कि हमारा कोई इतना सख्त मुकाबला है। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और फिर उनमें बहुत मोहतरम शख्सियात भी हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इलेक्शन में जो है हम बहुत
बेहतर नताइज देंगे। और इंशाल्लाह आप देखिएगा MQM जो है उनके लिए हमें बहुत इज़्ज़त है। हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि इलेक्शन जो है, ज़ाहिर है हर किसी की अपनी डोमेन है, कुछ सीटों पे हमारा इनके साथ ज़रूर मुकाबला होगा, लेकिन हम तो अच्छे की उम्मीद रखते हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि सिंध में कोई तनाव की सूरत हाल पैदा ना हो। हमें तो सबके लिए बहुत एहतराम है और हम सबसे बात भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई इत्तेहाद बनते हैं, कोई इलेक्शन का मौका आता है तो फेस करेंगे। पहले भी फेस किया है, अब भी फेस करेंगे। और हमें तो असल मुकाबला जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद है, और वो है गुर्बत से, बेरोजगारी से, महंगाई से, और जो इस वक्त हालात हैं। जरा ख्वाजा साहब से इसी पे लेते हैं। आपने महंगाई, गुर्बत की बात की। ख्वाजा साहब, मुस्तफ़ा कमाल ने भी आज बात की है, बिजली नहीं, गैस नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, सिंध में महरूमी है, 15 साल गवर्नेंस को भुगत रहे हैं। MQM का क्या ख्याल है आने वाले दिनों में सिंध में सियासी माहौल कैसा बन रहा है? शुक्रिया तलब भाई। पहली चीज तो ये कि जो आज बात की मुस्तफा भाई ने भी, उसी को मैं दोहराऊंगा कि हमारा कोई इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं है। हमारा तो इत्तेहाद सिंध की फलाह बहबूद के लिए। और अगर सिंध की अवाम जो 15 साल पीपल्स पार्टी की एक तसलसल रहा है, जिसमें कराची तक कश्मीर अवाम अगर ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस बहुत आइडियल थी, बहुत अच्छी थी, तो ज़ाहिर है ये इनका फिर राइट है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस 15 साल में बजाय सिंध फ्लरिश होता, यहाँ पर 18 अमेंडमेंट के समरात के बावजूद यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी तबाह है, एजुकेशन तबाह है, पीने का साफ पानी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम सिर्फ कराची में नहीं, कश्मीर में भी ये सूरत हाल है। जैकबाबाद में भी लोग जो है ना गंदा पानी पी रहे हैं, 7 में भी गंदा पानी पी रहे हैं। और तो मसला ये है कि हम तो ये समझते हैं कि सिंध दोस्त इत्तेहाद ये हो सकता है, और हम ये चाहते हैं कि जो महरूमियाँ खामियाँ कराची तक कश्मीर रही हैं, और यकीनन इलेक्शन में हिस्सा इसीलिए लेते हैं ना कि हम अपने मुखालिफ, चाहे पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, हमारा इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन भी रहा, तो हमें ये महसूस है ना, हमने इनके सामने भी बात कही है कि आपकी गवर्नेंस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इत्तेहाद बनते क्यों है तलब भाई? ये जो अभी इमरान खान साहब को हटाया है और जो PDM बनी है, तो वो PDM भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दो बड़े इत्तेहादी आपस में एक हुए ना, और एक होने के बाद इख्तिदार में शिरकत ली और शराकत ली, हमने भी साथ दिया। तो इसी तरह माजी में भी IGI बनती रही, मुख्तलिफ जमातें बनती रही। तो अगर हमारा इत्तेहाद बनता है तो वो सिंध की फलाह बहबूद के लिए होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पे जरूर हम क्वेश्चन करेंगे और सिंध के अवाम को हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देंगे। नासिर साहब, क्या आपको इस बात से परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आर्मी चीफ की जो मीटिंग्स हुई हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ, उसके अंदर जो अभी तक रिपोर्टिंग हुई है, ऑफिशियल रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन चूंकि उसका डिनायल नहीं आया तो मेरा मफरूज़ा ये है कि वो दुरुस्त ही होगी। उसमें बिलखसूस जिक्र किया गया सिंध के हालात का, यहाँ पे जो माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं उनका जिक्र किया गया, अभी रेंजेस की तरफ से जो ऑपरेशन का आगाज़ है। तो ये एक ऐसा सूबा है जहाँ पर 15 साल से आपकी हुकूमत है, वहाँ पर उसके बारे में आर्मी चीफ भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ऑपरेशन भी शुरू हो रहा है, हालात ऐसे बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पुरुमीद हैं। तो ज़रा ये तज़ाद मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये कैसा है? देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंतहाई काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं और बड़े प्रोफेशनल और बहुत ही उनको समझ बूझ है। उनका ये बयान जो है ये सिर्फ कराची के पैराए में नहीं है, उनकी सरहदों पे जो स्मगलिंग है, दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके लिए है। और अगर कोई इस तरह की कोई खराफात हैं, अगर कोई जो जिनकी निशानदेही की गई है, तो उन पर एक्शन ज़रूर होना चाहिए। मैं सिर्फ ये एक अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो इस तरह की बातें हमेशा की जाती हैं, अभी आपने मीडिया, सोशल मीडिया पे एक देखी होगी, एक पूरी एक चीज़ चल रही है, कभी हमारे बहुत सारे वुज़रा के घरों से पता नहीं क्या क्या निकलना शुरू हो जाता है जो मीडिया पे आ जाता है, फिर कभी आ जाता है कि जी ये सब स्टॉप लिस्ट पे हैं, फिर अगर कोई किसी मीटिंग अटेंड करने बाहर चला जाए तो कहते हैं जी ये मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन फिर वो बेचारे वापस ही आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर कहीं पे कोई ख़राबी है तो उस पर ज़रूर एक्शन लिया जाए। लेकिन मैं आप तो सारे चीज़ों का इदराक रखते हैं तलत भाई, आपने बहुत कुछ देखा है, सारे ज़माने देखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो ये शुरू से ही हो रहा है,
और हमेशा इस तरह की बातें होती रहती हैं। हमें तो हमेशा सख्तियों से ही गुजरना पड़ा है, जो भी भले हमारी सिंध में गवर्नमेंट रही है, लेकिन आप देखें आए दिन बहुत सारे इश्यूज होते रहे। सिंध गवर्नमेंट के होते हुए हमारी लीडरशिप पे गलत केसों में वो गिरफ्तारियां भी हुई और भी बहुत कुछ होता रहा है यहाँ पे, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं, फेस करेंगे। और ये सिर्फ इल्ज़ामात होते हैं, इनमें सच्चाई नहीं होती, लेकिन अगर वाकई कहीं पे कोई गलत बात है, एक्शन होना चाहिए। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं कि इलेक्शन में हम क्यों मुतमईन हैं। इलेक्शन में हम इसलिए मुतमईन हैं कि आप जब भी कोई तज्ज़िये सुनते हैं, बहुत से आके अरस्तू और सुकरात मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वैसे आके बड़ी लंबी चौड़े भाषण देते हैं, बात करते हैं, ये सिंध तबाह हो गया जी, ये हो गया, वो हो गया और इन्होंने ये कर दिया। लेकिन जब हम इलेक्शन में जाते हैं, 2008 में जितनी हमारी नशस्तें थीं, ज़ाहिर है बीबी शहीद हुई थीं, उसमें जज्बाती थे लोग, पीपल्स पार्टी को बहुत सीटें मिली। लेकिन ये क्या था कि 2013 में इसी तरह की बातें होती थीं, लेकिन उसमें और ज़्यादा नशस्तें मिली। फिर 2018 में क्या हो गया कि और इसी तरह की बातें होती थी कि ये हो गया, बहुत गिरफ्तारियां भी थीं, हमारे बहुत सारे लोग जो थे वो गिरफ्तार भी थे, मुल्क से बाहर भी थे, लेकिन फिर उससे ज़्यादा नशस्तें आ गई। इसी तरह 2023 में इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे, आप देखेंगे कि हम ज़्यादा नशस्तें लेंगे 2008, 13 और 18 से। चलें, और अच्छा रिजल्ट आएगा। इस पर रद्द-ए-अमल लेते हैं ख्वाजा साहब से कि आपने भी जिक्र किया कि सिंध के बारे में ये एक तस्वर बनाया जाता है कि वहाँ पे वो तबाहाल है। मोहतरम है ख्वाजा साहब, हमारे बहुत मोहतरम है। तो मैं ब्रेक में जाता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, तो तमाम एहतराम के साथ ख्वाजा साहब से पूछेंगे कि उनका रद्द-ए-अमल इस मामले पर क्या है कि सिंध तबाहाल नहीं है। कम से कम वोटर का ख्याल यही है कि सिंध के अंदर तो बड़ी तरक्की हुई है, तभी पीपल्स पार्टी झोली भर भर की सीटें उठाती है हर इलेक्शन में। आइए नाज़रीन, सिंध वापस चलते हैं। ख्वाजा साहब ज़रा ये बताइएगा कि आपकी पार्टी की कारकर्दगी जो है वो अगर आखिरी इंतखाबात में देखें तो पीपल्स पार्टी तो बहुत आगे है। जीडीए की सीटें मिलाकर भी आप पीपल्स पार्टी की आधी सीटों तक नहीं पहुंचते। फिर अभी मेयर के इंतखाबात में भी हमने देखा तो पीपल्स पार्टी तो छाई हुई है। तो ये कहना कि जी बर्बादी है सिंध में और फिर आपकी हुकूमत बन जाएगी, ज़रा ये आसमान से तारे तोड़ने के मुतरादिफ है कि नहीं? चलो भाई, देखिए बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी यकीनन उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मैनेजमेंट की है बल्कि उन्होंने मैनेजमेंट के साथ साथ परचेजिंग भी की है। मैं माजरत के साथ शाह साहब आपकी ज़ात को मैं निशाना नहीं बना रहा, और जिस तरह से सिंध के अंदर डिलिमिटेशन के बाद जिस तरह से जैरीमेंडरिंग हुई है, कितने लोग फोर्सफुली अनविलिंगली अपनी जमातें छोड़कर उनको मजबूरन पीपल्स पार्टी में आना पड़ा। मैं बहुत सारे दोस्तों के करीब रहा हूँ। लेकिन शाह साहब ने जैसे फरमाया ना, तो ये बताएं कि 1988 में पीपल्स पार्टी थी तो 90 में क्या हुआ, इसी तरह 93 में नवाज शरीफ आए, 97 में क्या हुआ, इसी तरह 2002 में हम और शाह साहब ने मिलकर हुकूमत की है और पीपल्स पार्टी नहीं थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आई हो, पीपल्स पार्टी नहीं भी आई है 3 दफ़ा। और ये तो परफॉर्मेंस की बात बिल्कुल सही है कि अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं और ये जो निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन ख़ास तौर पर जो एक वाहिद मुतनाज़ा किरदार जो इलेक्शन प्रोविंशियल कमिश्नर का है, अगर वो ख़त्म हो जाता है और ये बिल्कुल एक न्यूट्रल किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, तो फिर मज़ा आएगा। अगर इस वक्त क्योंकि जुडिशरी भी माजरत कर रही है, मैं बड़ा हैरान हूँ कि जुडिशरी क्यों माजरत कर रही है, तो हम ये समझते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट न्यूट्रल डिप्टी कमिश्नर्स हो, पुलिस हो और ये प्रोविंशियल जो हमारे कमिश्नर हैं, इनकी जगह कोई एक मुतवाज़न प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हो, तो फिर देखते हैं। ये कॉन्फिडेंस हमारा तो है कि हम जीतेंगे और इंशाल्लाह भरपूर जीतेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शायद पीपल्स पार्टी में बहालत मजबूरी हैं, वो शायद वापस बैक टू पवेलियन होंगे। बिल्कुल क्विकली नासिर साहब, मेरे पास वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अगर मैं थोड़ा सा हट के सवाल आपसे करूं लेकिन रिलेटेड है, आप ज़ाहिर है इसका जवाब देना चाहेंगे जो अभी ख्वाजा साहब ने फरमाया, लेकिन ये सवाल मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम होगा व्यूअर्स के लिए। ये जो सेंस है इस्लामाबाद के अंदर बैठ के डेवलप होता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर ये ख्याल है कि उनके साथ हाथ हुआ, उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, जो नो फ्लाई जोन के ऊपर लोग हैं उनके ज़रिए बाकायदा एतराफ़ी बयानात लिए जा रहे हैं
और कच्चे में जो ऑपरेशन हो रहा है उसके ज़रिए पीपल्स पार्टी का जो एतमाद है उसको रैटल करने की कोशिश की जा रही है? ये सिर्फ र्यूमर्स हैं या सिंध में पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इनसे कुछ इत्तफाक करती? देखें, ये ज़्यादातर तो र्यूमर्स हैं, क्योंकि जिस तरह की आप बता रहे हैं फ्लाई जोन लिस्ट हमारे सामने से तो कोई नहीं गुजरी। मैं हालिया मेरा नाम भी उन्हीं लिस्टों में चल रहा है, लेकिन अभी मैं दुबई गया था 4-5 दिन पहले। प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली जरदारी साहब भी उधर हैं और चेयरमैन साहब भी उधर थे। चेयरमैन साहब कल वापस आए हैं, मैं भी 2 दिन पहले वापस आया हूँ। और इस तरह अगर उसमें हकीकत थी तो नाम तो मेरा भी उसमें था। फिर जब हम लोग गए तो कहा कि ये लोग यहाँ से भाग गए, लेकिन हम तो दोबारा वापस आ गए। तो ऐसी सच नहीं है। आपने कच्चे के ऑपरेशन की बात की, कच्चे के ऑपरेशन के तो हम ही हैं। हमने तो उस वक्त भी जितनी मीटिंग्स हुई हैं, सीएम जब हमारे मुराद अली शाह साहब थे, एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती थी, दीगर चीज़ें थी, हमने तो उसमें कहा है कि उसमें सपोर्ट की जाए। और जिस तरह चीफ साहब ने यहाँ पे कहा है, हम तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं और उस कच्चे के ऑपरेशन में मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की जाएगी, क्योंकि हम समझते हैं कि जो वहाँ के हालात हैं, आपने देख लिया है कि पंजाब के जो सरहदी इलाकों में जो कच्चा है, जो फिर सिंध से भी मिलता है, फिर कुछ हिस्सा बलूचिस्तान से मिलता है, वहाँ पे ये इश्यूज हैं। और वहाँ पे सिर्फ ये अगर डाकू चोर या इस तरह की नहीं है, वहाँ पे दहशतगर्द है। वहाँ पे अगर आप वेपन्स देखें, जिस तरह के वेपन्स आते हैं, और जहाँ आप जाहिर है ये बाहर से वेपन्स आते हैं, तो उसके लिए तो हमें सपोर्ट चाहिए रेंजर्स की भी और पाक फौज की भी, ताकि इनको बहुत सख्ती से कुचल दिया जाए, क्योंकि जो लोगों को परेशान करते हैं इनके से तो कोई हमदर्दी नहीं है। तो ऐसा सच नहीं है। यहाँ भी आप देख लें, चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर हैं, उसके लिए उनकी नॉमिनेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। वो बेदाग माजी है उनका। यहाँ पे चीफ जस्टिस रहे हैं सिंध के और जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो आप मौजूदा इक्वेशन से आप मुतमईन हैं, तो आपके कोई एतराज़ात नहीं है? क्योंकि ख्वाजा साहब ने तो काफी खुले अंदाज से बताया कि उनके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है हालात आप पीपल्स पार्टी के लिए। मैं देखें, हमारा सिर्फ मौक़िफ़ ये है, हमने कोई ऐसी नॉमिनेशन नहीं की कि जिस चीफ मिनिस्टर को हम जैसे कहें वो वैसे करें। हमने तो कहा कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो काम है, ये जो केयर टेकर का ज़माना है, इसमें कोई ऐसी अमल दखल ना होना, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन देखें, ये इस तरह के हालात पीपल्स पार्टी के लिए सोशल मीडिया और माजरत के साथ नेशनल मीडिया पे भी बहुत आते रहते हैं कि जी अभी 2 साल की वो इस तरह की हुकूमत आ जाएगी, जी ये इस तरह का ये हो जाएगा। और ये कोई नहीं, हम तो शुरू से भुगत रहे हैं। हमारे लोग तो जेलों में रह के, बाहर रह के भी इलेक्शन जीते, और इस दफा हम नहीं समझते कि देखें इसका 2 और 2 4 होते हैं, और हाथ कंगन को आरसी किया। अभी ये बल्दियात के इंतखाबात हुए पूरे सिंध में, हमने स्वीप किए, जो बहुत सारे पहलवान थे कहीं नजर ही नहीं आए। ख्वाजा साहब बिल्कुल 30 सेकंड्स में अगर आप रिस्पॉन्ड, 30 सेकंड्स, गो अहेड। नहीं, देखिए शाह साहब जाहिर है अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे बताया ना कि 2002 में इंशाअल्लाह शाह साहब जैसे और भी बहुत सारे भाई होंगे जो सिंध की तकदीर को बदलने के लिए यकीनन सिंध के लोगों का साथ देंगे और बिल्कुल इलेक्शन जीतें। लेकिन हम समझते हैं कि अब जेन्युइन नुमाइंदे सिंध से आने चाहिए और ये खरीदो फरोख्त जबर का जो दौर है ये ख़त्म होना चाहिए। 15 साल बहुत होते, 15 साल में यहाँ पेरिस बनाने की बातें हुई, न्यूयॉर्क बनाने की बातें हुई, पता नहीं क्या क्या बातें हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बद से बदतर होते चले गए। हमारा हाल सूबे का अच्छा नहीं है, चाहे किसी भी आप इंडिकेटर को उठा लें। ठीक, आई हैव टू लीव इट देयर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिंध से आप आवाज़ें सुन रहे थे, सियासी जो मामलात हैं उनमें से चंद एक हमने टेकअप की। इजाज़त चाहते हैं।